फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम इन फिजिक्स विद राहुल गिरी। स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी और इसमें आप पढ़ रहे हैं कंडक्शन ऑफ करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है? मैंने आप लोग को बताया था कि ऐसा कंडक्टर जिसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं उन्हें मेटेलिक कंडक्टर कहते हैं, है ना। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जानते हैं, अबाउट 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, यूनिट क्यूबिक, यानी इन 1 मीटर क्यूब अबाउट 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसमें? मेटेलिक कंडक्टर में। ओके स्टूडेंट्स, अबाउट 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट क्यूब पर मीटर क्यूब होते हैं इन अ मेटेलिक कंडक्टर। तो ये होते हैं मेटेलिक कंडक्टर। बता रहा हूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन का करंट का कंडक्शन कैसे होता है। और करंट का कंडक्शन तभी होता है जब इनके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है। आप लोग 10th में पढ़े भी होंगे ओम्स लॉ। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतनी ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। ओम्स लॉ, यही ना। तो आइए बात करते हैं इसमें आगे, है ना। जो इसमें आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था कि भाई करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, है ना। तो उसी की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। उसको अभी मैं आगे डिराइव करूँगा, है ना, इसी करंट की थ्योरी पर बेस्ड। तो पहले बात करते हैं कि करंट का कंडक्शन होता कैसे है कंडक्टर में, और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया गया है तब तक की क्या कंडीशन होती है ना। तो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, electrons inside the conductor when potential difference is not applied. When potential difference is not applied. Okay? जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई ना किया गया हो। मैं एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ किसी कंडक्टर का और इसको मैं जूम करके, मतलब ये बड़ा सा बना दिया, ठीक है। ये पार्ट ऑफ कंडक्टर है, मान लीजिए, इसी को मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। यू नो, इसके भीतर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी जो इसके अंदर मूव करने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस, इसके भीतर जिगजैग मोशन करते हैं। लाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस, जैसे आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं एग्जर्ट करते हैं, वो मूव करने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट लाइन पे मूव करते हैं बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करके उनके मोशन का डायरेक्शन बदलता है। हाँ, सारे प्रोसेस ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी यहाँ पे लगता है ना। जो वहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपने पढ़ा हुआ था 11th में, पूरी की पूरी बात आप एक बार याद कर लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मोशन की स्टडी करने के लिए। इसके भीतर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका बिहेवियर एकदम से लाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस होता है ना, कि फ्रीली मूव करना, फ्रीली स्ट्रेट लाइन में मूव करना, एक दूसरे से कोलाइड करना, कोलाइड करने के बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाना, है ना। और उसके बाद जो है फिर से ये कोलाइड करते रहना, प्रोसेस को आगे मतलब इस तरह से चलता रहना। ये सब ये इसके अंदर होता है। कैसे होता है, थोड़ा और अंदर आते हैं, देखते हैं। किसी एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे लेते हैं, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है।
अब ये मूव कर रहा है, क्यों मूव करेगा? क्योंकि इसके पास टेम्परेचर की वजह से एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि कहेंगे सर फ्री इलेक्ट्रॉन ये आया कहाँ से? तो मैंने बताया था कि एटम्स मॉलिक्यूल्स जो उसके अंदर होते हैं, जिससे कंडक्टर बना हुआ है, वो एटम के लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेचर की वजह से जब कुछ एनर्जी गेन कर लेते हैं तो अपने एटम को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इसलिए पेरेंट एटम पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाता है और ये इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, टेम्परेचर की वजह से एनर्जी गेन करते हैं और बाहर निकलते हैं। तो इनके पास एनर्जी होती है, यानी टेम्परेचर की वजह से इनके पास एनर्जी होती है, जिसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो यही कहते हैं ड्यू टू थर्मल एजिटेशन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर which is free to move inside the conductor here and there like the molecules of ideal gas. ओके तो मैं बता रहा था आपको कि ये इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से हैं। तो सिंपल सी बात है कि उसके भीतर जो एटम्स हैं उसके निकल से आए हैं। तो जिन एटम से निकले हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गए हैं। इस प्रकार से पॉजिटिवली चार्ज आयंस, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के भीतर होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो कभी एटम से टकरा जाएंगे, कभी आयन से टकरा सकते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, कभी एटम से टकराते हैं, कभी आयन से टकराते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। टकराएं चाहे जिससे टकराने के बाद एक ही बात होनी है कि एनर्जी का लॉस नहीं करेंगे, इनका डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाएगा। एनर्जी का लॉस नहीं करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाएगा। एनर्जी का लॉस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सभी के पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। एटम्स के पास भी उतनी ही एनर्जी होती है और इनके पास भी उतनी ही एनर्जी होती है, इसलिए ये अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, है ना। कहेंगे सर ये तो दौड़ रहे हैं, इनके पास मोशन की वजह से एनर्जी है। नहीं, इनके पास जो एनर्जी है थर्मल एनर्जी, वो थर्मल एनर्जी इनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना। और वो जो एटम्स बैठे हुए हैं एक जगह पे, उनके पास उनका भी तो टेम्परेचर उतना ही है। टेम्परेचर उतना होने के वजह से उनमें भी थर्मल एनर्जी उतनी ही है, बट वो काइनेटिक के रूप में ना अपीयर होकर के वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में अपीयर हो सकती है। ठीक, तो ओवरऑल थर्मल एनर्जी दोनों के पास सेम होती है, इसलिए इनकी थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता है और ये उसी एनर्जी के साथ अदर डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव इनसाइड द कंडक्टर रैंडमली, है ना। ये देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इनसाइड द कंडक्टर रैंडमली। माना कि ऐसे आया, यहाँ पे कोई दूसरा एटम या आयन कुछ भी था, टकराया, टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, इधर से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है, कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है ना, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। ऐसे इसके ढेर सारे कोलिजन पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। ऐसे इसके n कोलिजन माने जा सकते हैं, है ना। तो ये कहा जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में एक कोलिजन हुआ, एक कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन यहाँ पे हुआ, तीसरा यहाँ पे हुआ, ऐसे ढेर सारे कोलिजन होते होते nth कोलिजन यहाँ पर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं, है ना। इधर गया इलेक्ट्रॉन, फिर एरो से मैं दिखा रहा हूँ, इधर गया, एरो बता रहे कि इलेक्ट्रॉन इधर गया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन इधर आया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इधर गया। इस तरह से वो n कोलिजन करता हुआ फाइनली यहाँ पे पहुँचा है। तो कहेंगे सर इस तरह से कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, इलेक्ट्रॉन मूव कर गया तो करंट फ्लो कर गई, ऐसा होना चाहिए, लेकिन करंट नहीं फ्लो करती है। क्यों? एक बात ध्यान दीजिएगा, लेकिन करंट नहीं फ्लो करती है, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आप इसका कोई क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, अभी इसका आप कोई क्रॉस सेक्शन ले लीजिए। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये किसका, मैं ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ। तो करंट की डिफिनेशन बताते वक्त मैंने बताया था नेट चार्ज फ्लोन थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू करंट। लेकिन इसमें आप क्या देखेंगे स्टूडेंट, जब तक कि कोई बाहरी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया गया है, इसके भीतर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, इलेक्ट्रॉन में कोई एक्सीलरेशन नहीं आएगा, है ना। तो ओवरऑल होगा क्या, ये देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, जितने इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से राइट जाते हैं सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, उतने ही इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट आते हैं। किसी गिवन ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जाते हैं
उतने ही इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट भी आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से बात क्लियर होती है कि नेट फ्लोन चार्ज 0 रहता है। जितने 10 इलेक्ट्रॉन गए 10 आ गए, तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन उधर गए? एक भी नहीं ना। अरे 10 की कमी हुई थी, आने वालों ने पूरा कर दिया। तो इससे फ्लो होने वाले चार्ज की वैल्यू 0, फ्लो होने वाले चार्ज की वैल्यू 0, तो करंट की वैल्यू 0। तो इस प्रकार से इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन but net electric current through the conductor is always 0। कंडक्टर से फ्लो होने वाली नेट इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? 0 होती है ना। नेट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर इज ऑलवेज 0 बिकॉज द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी डायरेक्शन इज 0। यानी इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है 0। इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? 0। जैसे मैंने कहा, चाहे एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, चाहे इससे पास होने वाले ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लें, माना कि इससे n इलेक्ट्रॉन पास किए हैं, उनकी वेलोसिटी क्रमशः v1, v2, v3 सो ऑन vn हो। इस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी v1, v2, v3 सो ऑन vn हो, तो इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी निकाली जाए, क्या एवरेज वेलोसिटी निकाली जाए, तो वो आती है 0। एवरेज वेलोसिटी मतलब सारी वेलोसिटीज का सम, वेक्टर सम अपॉन n, ये आती है 0, है ना। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज ऑलवेज 0, या एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0। उनके रैंडम मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। बट एवरेज स्पीड 0 नहीं होती, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इनकी एवरेज स्पीड 0 नहीं होती है। वो लगभग 10⁵ टू 10⁶ मीटर पर सेकंड की ऑर्डर की होती है। यानी इलेक्ट्रॉन एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करते हैं, दौड़ते हैं, है ना। इतनी ज़्यादा स्पीड से दौड़ते हैं स्टूडेंट्स, फिर भी इनकी एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, और लेकिन एवरेज स्पीड 0 नहीं होती है। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी मतलब नेट मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन। ओके, ये सब बातें मैंने बता दिया। तो क्या क्या बातें निकल के आई, देखिए कंडक्टर के बारे में, व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, सारी बातें मैं फिर से बोल रहा हूँ समराइज्ड वे में, देखिएगा। व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर, देन all the free electrons inside it are always in continuous random motion, or always in continuous random motion like molecules of ideal gas. They collide, मतलब electrons collide with atoms, ion or other electrons and change its direction of motion. But between two successive collision, electrons move on straight line. Okay. Since there is no electric field inside the conductor, there is therefore net displacement of electrons in any direction is always 0. Net displacement of electrons in any direction is always 0. Hence we can say that average velocity of electrons is always 0. Average velocity जो होती है हमेशा 0 होती है. We can write V average equal to V1 plus V2 plus V3 plus so on Vn upon n is equal to 0. Average velocity होती है इनकी 0. Okay students, आइए this conductor does not conduct any current in absence of external potential difference until whereas all the free electrons inside it are in continuous motion. Continuous motion में होते हैं फिर भी कोई करंट फ्लो नहीं करती है because net displacement of electrons inside the conductor is always 0. Okay.
आइए इसमें कुछ और डिफरेंसेस के बारे में बताते हैं। माना कि पहले कोलिजन के लिए इलेक्ट्रॉन ने x डिस्टेंस ट्रेवल किया x1, दूसरे कोलिजन के लिए इलेक्ट्रॉन ने x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तीसरे कोलिजन के लिए इलेक्ट्रॉन ने x3 डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। पहला डिस्प्लेसमेंट x1, दूसरी बार का डिस्प्लेसमेंट x2, तीसरी बार का डिस्प्लेसमेंट x3, ऐसे nth कोलिजन के लिए xn डिस्प्लेसमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन का। तो उसने एवरेज कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। वेक्टर डिस्प्लेसमेंट ना बोले, सिर्फ डिस्टेंस बोले तो x1 x2 x3 सिर्फ वैसे लिखे, है ना। तो उसने एवरेज डिस्टेंस जो ट्रेवल किया बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ये वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं लेकिन इनमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए हम इनकी एवरेज वैल्यूज को लेते हैं, है ना। एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं इसको? x3 प्लस सो ऑन प्लस xn अपॉन n, इसे क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। ओके, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज फ्री पाथ, इसे फ्री पाथ कहते हैं, और एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन को मीन फ्री पाथ कहते हैं। ओके, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक जो आता है ना, इज नोन एज फ्री पाथ, एंड द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। अच्छा, टाइम भी तो लगा होगा। पहले कोलिजन के लिए इलेक्ट्रॉन को t1 टाइम तो चलना पड़ा, दूसरा जो कोलिजन हुआ t2 टाइम के बाद हुआ, तीसरा कोलिजन जो हुआ वो t3 टाइम के बाद हुआ, ऐसे सो nवां कोलिजन होने में tn टाइम लिया, है ना। तो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, पहले और दूसरे कोलिजन के बीच का टाइम फर्स्ट कोलिजन के लिए टाइम t1, फर्स्ट एंड सेकंड कोलिजन के बीच टाइम t2, सेकंड एंड थर्ड कोलिजन के बीच टाइम t3, एंड n-1 एंड nth कोलिजन के बीच टाइम tn लगा है। तो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन क्या होगा? उसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। मींस एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, t1 प्लस t2 प्लस सो ऑन प्लस tn अपॉन n, प्लस tn अपॉन n, इसे क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। ओके स्टूडेंट्स, एक बात बताओ स्टूडेंट्स, आपको मीन फ्री पाथ मिला x बार, इसका मतलब एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, आपको टॉ मिला रिलैक्सेशन टाइम यानी एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, डिस्टेंस मिला और टाइम मिला, डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं तो एवरेज स्पीड मिलती है। तो एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगी इसे आप VRMS से भी बोलेंगे, है ना। एवरेज स्पीड बोल लो या VRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोल लो, x बार, मैं सिर्फ एवरेज स्पीड बोल देता हूँ, एवरेज स्पीड इक्वल टू x बार, इसे वेक्टर मत समझना, अपॉन टॉ, x बार अपॉन टॉ। लेकिन स्टूडेंट्स आपने KTG में ही पढ़ा हुआ है कि जब टेम्परेचर T पर कोई पार्टिकल होता है तो उसके पास एनर्जी होती है 3/2 kT। कितनी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 3/2 kT होती है। या स्टूडेंट्स आप वेलोसिटी के बारे में बात कर लें तो RMS वैल्यू, वेलोसिटी की RMS वैल्यू जो होती है √3 kT/m होती है। वेयर K क्या है? वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, T क्या है? इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एंड M क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, मास है, किसका? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, ये हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये RMS स्पीड, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड होती है। मीन्स जिसे टॉ अपॉन एक्स बार अपॉन टॉ कह सकते हैं। यहाँ से निकल के आ रहा है स्टूडेंट्स, जो RMS स्पीड यानी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, वेलोसिटी नहीं स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर।
मीन्स टेम्परेचर जितना बढ़ेगा वेलोसिटी भी उतना बढ़ेगी, है ना स्टूडेंट्स। स्पीड, है ना, वेलोसिटी मत समझना, है ना, क्योंकि वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, बट एवरेज स्पीड मैंने कहा 0 नहीं होती है। ये नियर अबाउट 10⁵ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है। कैसे, आप यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आप वहाँ पे पुट करिए, टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू आप वहाँ पे पुट करिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप वहाँ पे पुट करिए और सॉल्व करिए, तो RMS स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगी जो कि 10⁵ के ऑर्डर की होगी। ज़्यादा कठिन नहीं स्टूडेंट्स, आप लोग कर सकते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करके सॉल्व करके हमें बताइएगा कि क्या आ रहा है। ओके, ये स्पीड होती है। तो V दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ये तो देख लिया हमने। अच्छा, अगर यहाँ से बात करें तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ, 1/τ है ना, मीन्स टॉ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V और V प्रोपोर्शनल टू T, तो T यहाँ पे लिख दें, तो टॉ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। एक बात ध्यान देने की बात है स्टूडेंट्स, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी तो कोलिजन्स के बीच का टाइम कम हो जाएगा, यानी यहाँ से प्रूफ हो रहा है टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, डिक्रीज करेगा, है ना। तो ये बात स्टूडेंट्स याद कर रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज स्पीड यानी थर्मल स्पीड वो बढ़ेगी और रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू कम हो जाएगी। इतना याद रखिएगा। इससे मैं आगे रेजिस्टेंस वगैरह को एक्सप्लेन करते वक्त मैं आपको बताऊंगा, इसकी हेल्प लूंगा, है ना। तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है, कि एवरेज ये जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर अप्लाई करते हैं, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के क्रॉस अप्लाई करते हैं। ये सारी बातें तो आपने देख ही लिया कि भाई चलिए एवरेज स्पीड 0 होती है, कैसे होती है, सारी बातें यहाँ देख लिया आपने। आइए, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PD इज अप्लाइड across the conductor। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, माना कि कंडक्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया हमने, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया है, जिसकी वजह से कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V स्टेब्लिश हो गया है। पोटेंशियल डिफरेंस V स्टेब्लिश हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाएगी, इसके भीतर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E स्टेब्लिश हो गई है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके स्टूडेंट्स, एक बात स्टूडेंट्स आप लोग बताइए जरा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है तो क्या इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल रखा जाएगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, है ना। अब कितना लगता है? F बराबर Q इंटू ई होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन आपने पढ़ा होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, है ना। मीन्स फोर्स पर यूनिट चार्ज F बाई Q, तो F फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई हो जाता है। तो अब यहां पर चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, सॉरी फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन F इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई, ये तो वैल्यू है। बट अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? कहेंगे यहाँ पर हम वेक्टर लगा देंगे, और वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ भी वेक्टर लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है स्टूडेंट्स। क्या समस्या है? कि फोर्स जो लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट है, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। यानी इस इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं, इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, फोर्स लेफ्ट है, तो स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई कर देने पर फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आ रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आ रहा है। बट वेक्टर ई पर वेक्टर लगा देने से पता चल रहा है कि इसकी डायरेक्शन राइट है। भाई इसमें सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है,
तो ये जो क्वांटिटी आ रही है इसकी डायरेक्शन राइट है। किधर है? राइट है। पर आंसर हमको क्या चाहिए? डायरेक्शन लेफ्ट होनी चाहिए। तो किसी वेक्टर के डायरेक्शन अपोजिट करने के लिए सामने माइनस लगा देते हैं। क्या करते हैं? माइनस लगा देते हैं, है ना। तो अब जाकर के F इक्वल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई। तो नेगेटिव साइन शोज दैट F एंड E आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स F एंड E आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर नेगेटिव साइन अपीयर्स हियर। अब एक बात बताइए, अगर फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, है ना। 10 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रॉन, 10 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू F बाई M मीन्स माइनस E इंटू कैपिटल E अपॉन M। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन आ जाएगा, है कि नहीं। किस डायरेक्शन में आएगा? इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे बोलेंगे इस बात को? व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, then an electric field E is established inside the conductor from positive terminal to negative terminal. Okay. An electric field E is established inside the conductor from the positive terminal to negative terminal. Okay students. आगे क्या होगा? Then each free electron, भाई सारे इलेक्ट्रॉन फील करेंगे लेकिन हमें फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। each free electron experience an electric force E into capital E, an electric force in a direction opposite to the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील करेंगे, हेंस दे गेट एक्सेलरेटेड इन a direction opposite to the direction of electric field. अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएंगे। अब एक बात सोचिएगा स्टूडेंट्स, ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएंगे, मतलब अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ऐसे दौड़ना ही शुरू कर देंगे। अब अपना रैंडम मोशन छोड़ के सीधा दौड़ना शुरू कर देंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे। होता क्या है जरा आप देखिएगा, है ना, होता क्या है जरा आप देखिएगा। बात यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल है, समझने वाली बात है, हाँ? थोड़ा सा समझने वाली बात है। क्या बात है मैं आपको बताऊं कि यहां से आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसी एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन इधर राइट टू लेफ्ट एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे दौड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा होता नहीं है। जरा आप एक मिनट के लिए हमें बताइए, माना कि हमारे हाथ में कोई बॉल है, ठीक है, इस बॉल को मैं अगर हॉरिजॉन्टल थ्रो करूं, किधर किधर हॉरिजॉन्टल, और माना कि यहां पे ग्रेविटी ना हो, माना कि यहां पे ग्रेविटी ना हो, माना कि यहां पे ग्रेविटी ना हो, हॉरिजॉन्टल थ्रो करूं, तो क्या आपको लगता है बॉल कभी जमीन पे गिरेगी? कभी नहीं गिरेगी, क्योंकि उसको नीचे ले जाने की वजह ग्रेविटी है। ग्रेविटी नहीं है तो नीचे जाने वाला नहीं है, ये बॉल सीधे जाती रहेगी, हॉरिजॉन्टली जाती रहेगी। और अगर मैं इसी बॉल को किसी एंगल पे थ्रो करूं, तो जिस एंगल पे थ्रो करूंगा अगर ग्रेविटी नहीं है, एयर फ्रिक्शन भी नहीं है, तो जिस डायरेक्शन में थ्रो किया हूं इसी डायरेक्शन में सीधे जाती रहेगी ये बॉल, है ना। कोई फ्रिक्शन नहीं है ना, कोई ग्रेविटी नहीं है, तो जिस डायरेक्शन में थ्रो किया हूं उसी डायरेक्शन में बॉल जाती रहेगी। लेकिन स्टूडेंट जरा विचार कीजिए, जैसे ही हमने इसको थ्रो किया, तुरंत ग्रेविटी एक्टिवेट हो गई। क्या हुआ? ग्रेविटी एक्टिवेट हो गई, ग्रेविटी काम करना शुरू कर दी। अब ग्रेविटी जैसे ही काम करना शुरू करेगी, इस बॉडी पर तुरंत एक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लगने लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी। तो क्या ये जो बॉल मैंने थ्रो किया है थीटा डिग्री पर, अब ये सीधे ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड आना शुरू कर देगी कि इसका पाथ धीरे धीरे टर्न होगा? नंदी जी का मैंने कहा, इसको मैंने छोड़ा, वहां पे ग्रेविटी काम कर रही है, तो ग्रेविटी की वजह से इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा डाउनवर्ड जी। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से ये बॉल सीधे डाउनवर्ड जाना शुरू करेगी, या
इसका पाथ धीरे 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 चेंज होता हुआ इसका पाथ प्रोजेक्टाइल का पाथ यानी पैराबोलिक हो जाएगा। तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल आएगा क्योंकि आपने 11th में पढ़ा है ना, पैराबोलिक पाथ यानी पैराबोलिक मोशन। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका पाथ धीरे 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 चेंज होता था, इसका पाथ पैराबोलिक हो जाता है। ये सीधे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इसको एक हमने वेलोसिटी दी थी किसी एंगल पे, तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, है ना। वर्टिकल वाला अफेक्टेड होता है जी से और हॉरिजॉन्टल वाला उसको हॉरिजॉन्टल भी मूव कराता रहता है। इस तरह से इसका मोशन ऑलवेज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होता रहता है, बट एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल होने की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता रहता है, जिससे इसकी हाइट एक समय आकर के फिक्स होकर के फिर वो नीचे आता है। उसी प्रकार से इन इलेक्ट्रॉनों के साथ होगा। इलेक्ट्रॉन जा रहा था इधर से इधर, पॉइंट्स ले लेता हूं मैं पी क्यू। इलेक्ट्रॉन जा रहा था पी से क्यू इलेक्ट्रॉन जा रहा था पी से क्यू। इस पर एक एक्सेलरेशन काम करने लगा इस डायरेक्शन में। अरे भैया, तो ये पी से क्यू जाना चाह रहा था लेकिन एक्सेलरेशन इधर लगा है, तो इसका पाथ धीरे धीरे चेंज होगा, इसका पाथ धीरे धीरे चेंज होगा। क्यू ना जाकर के क्यू डैश जाएगा, ठीक है, यहीं पे रह जाएगा। और उसके बाद ऐसे जब उधर जाना चाह रहा था उधर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होना तो जाएगा। यहां भी देखिए, जहां पहुंचना था उससे थोड़ा लेफ्ट में गया है। यहां भी देखिए, जहां पहुंचना था उससे थोड़ा लेफ्ट आया है। मीन्स इब्री कोलिजन के दौरान उसे जहां पहुंचना था उससे थोड़ा लेफ्ट यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जा रहा है। इसे कह रहे हैं कि ड्रिफ्ट हो रहा है इन डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए, इधर आना था तो इधर थोड़ा ज्यादा आ जाएगा क्योंकि इधर ही तो फोर्स लग रहा है उस पर, हाँ, लेकिन इधर जाना था इधर थोड़ा कम ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और जाना उधर ही है ना। इस तरह से ये लगातार शिफ्ट होता रहेगा। ये देखिए, है ना। और अब ये भी हो सकता है कि टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच ये स्ट्रेट लाइन में मूव ना करे, थोड़ा सा हल्का सा लिटिल कर्व पाथ पे मूव करे। हमको बहुत ज्यादा मैकेनिज्म पे नहीं जाना है, बस समझना है। तो ये मूव करे हल्का सा कर्व पाथ पे, क्योंकि इसका पाथ अब स्ट्रेट लाइन होने के बजाय पैराबोलिक हो जाएगा। समझ रहे? तो इस प्रकार से एट द लास्ट अगर आप देखेंगे इस इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा मिलेगा इन डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी छोटे से डिस्प्लेसमेंट को ड्रिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का ये थोड़ा सा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इन डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे ड्रिफ्ट कहते हैं। और ये देखा जाए कि इब्री इंटरवल ऑफ टाइम में, इब्री सेम इंटरवल ऑफ टाइम में ये ड्रिफ्ट सेम होता है। ऐसा देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन हर यूनिट सेकंड में, हर एक सेकंड में इसकी जो ड्रिफ्टिंग हो रही है वो सेम आ रही है, बराबर आ रही है। क्या? बराबर। अगर एक सेकंड में ये, अगर माना कि ये एक सेकंड में ये 0.01 मिलीमीटर ट्रेवल किया है, तो अगले एक सेकंड में भी इसका डिस्प्लेसमेंट 0.01 मिलीमीटर ही मिलता है। जी मैं बता रहा हूं आपको। तो स्टूडेंट्स, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात समझिए कि ये ड्रिफ्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहा है? ड्रिफ्ट। इस प्रकार से देखा जाए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल ड्रिफ्टिंग हो रही है, यानी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। तो कहा जा सकता है इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और जिस कांस्टेंट स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, उसी कांस्टेंट स्पीड को ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। शॉर्ट में इसको हम वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका वीडी है, सफिक्स में डी। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो इसको कैसे कह सकते हैं, है ना, पूरा हम कैसे डिफाइन करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। हमको ज़्यादा बड़ी डिफिनेशन नहीं लिखनी है स्टूडेंट्स, जो मैंने इतना लेक्चर दिया आपको, इसको भी ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं। मैंने सिर्फ आपको समझाने की कोशिश किया है कि कैसे इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट होती है, वेलोसिटी होती है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा मिलता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा मिलता है, बट वो उनका जो नेट मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड नहीं होता है, उनका जो रिजल्टेंट मोशन होता है वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म होता है। उनका जो रिजल्टेंट मोशन होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन मिलता है तो ये एक्सेलरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन काम करता है, उसको डिस्प्लेस कराने में इसका कोई विशेष रोल नहीं आता है कि वो डिस्प्लेसमेंट जो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन का हो रहा है उसमें ये एक्सेलरेशन काम करे, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ इतना मिलता है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद ए कांस्टेंट स्पीड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट, बात समझ में आई? तो सिंपल लैंग्वेज में आप डेफिनेशन नोट करिएगा, है ना। व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस एंड हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड across a conductor, then free electrons starts to drift with a constant velocity, in a direction opposite to the direction of electric field. This velocity is known as drift velocity of the electron. इस वेलोसिटी को इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में आई? मुझे लगता है आपको ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिफिनेशन पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, है ना। तो सारी बातें मैंने समझाया आपको, हाँ, कि कैसे जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, फोर्स लगने की वजह से एक्सेलरेशन लगता है, तो उनका पाथ स्ट्रेट लाइन से कैसे कर्व हो जाता है, उसके बाद उनका नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे होता रहता है। तो इसी डिस्प्लेसमेंट की वजह से करंट फ्लो करती है। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन में ड्राइव करवाता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद।